नाम ही बहुत सारी चीजें बता रहा है हम लोग को, है ना, नाम ही बहुत सारी चीजें बता रहा है हम लोग को। तो चलिए सुनिए, ये पोजीशन वेक्टर समझाने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें मैं समझा देता हूं, तो सब थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, है ना, इधर ध्यान दो। हाँ, पोजीशन वेक्टर समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो है हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। हालांकि इसको मैं पहले भी बहुत पहले भी उसको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बाद में लेट ज्वाइन होते हैं, कई लोग फिर अमावस्या पूर्णिमा को आते हैं ना, तो अलग अलग से हिस्से रहते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। जब भी हम लोग फिजिक्स पेपर 1 की बात करेंगे तो हम दो बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर, दो बॉडीज के बारे में पढ़ा जाएगा। दैट इज, देखो मैंने हमेशा बताते रहा हूं कि भैया फिजिक्स पेपर 1 इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड में दो प्रकार की बॉडी पढ़ी जाएगी, ठीक है। दो प्रकार की बॉडी कौन सी? एक प्रकार की बॉडी होगी आपकी रिजिड बॉडी, पहली प्रकार की बॉडी क्या होगी? क्लियर, और दूसरी होगी फ्लेक्सिबल बॉडी, दूसरी क्या होगी? क्लियर, समझ में आ गया? दो प्रकार की बॉडी पढ़ी जाती है, ठीक है। एक होगी आपकी कौन सी? रिजिड बॉडी, ठीक है, नाम सुना ही होगा ये, रिजिड समझाया था ना मैंने, याद है ना, रिजिड बॉडी। और एक कौन सी? फ्लेक्सिबल, है ना, कौन सी? फ्लेक्सिबल बॉडी। एक होगी आपकी रिजिड बॉडी, दूसरी होगी आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी। दो प्रकार के बॉडी पढ़ने। अब ये दोनों में क्या अंतर है ये समझ लो। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होगी जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद में वो बॉडी का डायमेंशन नहीं बदलेगा। जैसे मान के चलो कि मैंने कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद में वो बॉडी का मास, साइज और शेप, ठीक है, तीन चीजें, मास, साइज और शेप। अगर मास, साइज और शेप नहीं बदल रहा, ठीक है, और यही मास, साइज, शेप को हम लोग वर्ड यूज करते हैं डायमेंशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? मतलब कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगाएंगे, अगर वो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद में वो बॉडी का अगर डायमेंशन नहीं बदल रहा, द मीनिंग ऑफ डायमेंशन मास, साइज एंड शेप, ये तीनों नहीं बदल रहे, तो ऐसी बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी। क्या बोला जाता है इसको? समझ में आया है? ठीक है, व्हाट इज रिजिड बॉडी? कि जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद में तीन चीजें नहीं बदलती, मास, साइज एंड शेप। और मास, साइज और शेप को कई बुक्स में वर्ड यूज किया गया है डायमेंशन। क्या वर्ड यूज किया गया? तो तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद में जिस बॉडी का डायमेंशन नहीं बदलता, जिस बॉडी का डायमेंशन नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी कहेंगे? रिजिड बॉडी। आपने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद में बॉडी का डायमेंशन नहीं बदल रहा, तो उस बॉडी को कहेंगे हम लोग रिजिड बॉडी। अच्छा, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ये बोर्ड है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसका डायमेंशन बदल रहा है क्या? अरे बदल रहा है क्या? हाँ, वो बात अलग है कि मैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर मेरा बहुत ज्यादा होगा तो ये टूट टाट होगा, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जनरल तौर पे अगर हम लोग बात करें तो अभी इसका साइज बदल रहा है क्या? इसका डायमेंशन बदल रहा है क्या? अच्छा ये देख, बदल रहा है। अच्छा, तो ये कौन सी बॉडी होगी? रिजिड बॉडी। कौन सी बॉडी होगी? क्या इतना क्लियर हो गया? ठीक है, जिस बॉडी का साइज, मास और शेप नहीं बदलता, कब? आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी का डायमेंशन नहीं बदलता, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। क्लियर? अगर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अगर हम लोग देख ले तो व्हाट इज द रिजिड बॉडी? द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स साइज एंड शेप, या द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स डायमेंशन आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। क्लियर? हाँ, अब दूसरी बॉडी कौन सी है? दूसरी बॉडी कौन सी है? रबर देखे हो? अबे रबर देखे हो क्या? रबर को दोनों तरह से खींचो, क्या साइज बदल गया उसका? रबर का साइज नहीं बदलता। अबे देखा तुम लोगों ने? गर्ल्स लोग तो हमेशा यूज करते हैं, तुम लोग ने भी देखा होगा हमेशा, ठीक है। सो दैट मींस दैट इज अ बॉडी इज अ फ्लेक्सिबल बॉडी, दैट बॉडी इज अ, अरे है क्या? तो ऐसी बॉडी जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद में वो जो बॉडी का मास, साइज और शेप बदल जाता है, तो ऐसे बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं। क्लियर? तो दो प्रकार की बॉडी हम लोग पढ़ते हैं, एक रिजिड बॉडी, दूसरा फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स साइज एंड शेप आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, या अदरवाइज दूसरा डायमेंशन, दूसरा अगर बोले डायमेंशन के टर्म्स में तो द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स डायमेंशन, द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल force, that body is called as
दैट बॉडी इज कॉल्ड एज क्लियर हो गया। और एक ऐसी बॉडी जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद भी वो बॉडी का डायमेंशन बदल जाता है, तो ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? तो डेफिनेशन क्या बनेगा उसका? द बॉडी विच चेंजेस इट्स साइज एंड शेप आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल, क्लियर। डायमेंशन के टर्म्स में बोलो, क्या बोलो? द बॉडी विच changes its dimension after applying the external force is called as समझा? ठीक है। एक चीज यहां से और समझने लायक है कि जब बॉडी का मास और साइज बदलता है, ठीक है। अच्छा मान के चलो कि ये मेरी एक रबर की बॉडी है, मैंने ये रबर के बॉडी को इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, तो मान के चलो कि ये बॉडी कुछ ऐसे बन के आ गई, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद में, ठीक है। साइज और शेप बदल गया ना इसका। फ्लेक्सिबल बॉडी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो फ्लेक्सिबल बॉडी में साइज और शेप बदल जाएगा। तो साइज और शेप बदल गया तो मान के चलो मैंने इसको फोर्स लगा दिया। आपके घर की पिलो होती है, अबे पिलो होती ना, दोनों तरफ से दबाओ इसको, तो क्या उसका साइज बदल जाएगा। तो दैट पिलो इज व्हाट? फ्लेक्सिबल बॉडी। पिलो क्या है क्या? तो देख, जिस समय मैंने इसको फोर्स लगा दिया तो यहां से ये जो प्रोसेस जो हुआ है, क्लियर, एक ओरिजिनल डायमेंशन से चेंज होने वाला डायमेंशन जब बना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, नाम अच्छे से याद रखेंगे तुम लोग, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? समझ में आया है? ठीक है। जिस समय में बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद में जो बॉडी का डायमेंशन अगर बदल जाता है, तो जो कंसेप्ट वहां बनता है उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं उसको? डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन हो गया इसका, क्लियर। और फिर अगर वो फिर से अपनी फोर्स रिमूव करने के बाद, अब अगर मैं यहां से फोर्स रिमूव कर दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? द प्रोसेस इन व्हिच द बॉडी स्टार्ट्स changes its size and shape after applying the external force, so that concept is deformation. समझ में आया? The body which changes its size and shape after applying the external force लगाने के बाद में जिस बॉडी अगर अपने साइज और शेप में बदलना चालू करती है, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफॉर्मेशन। एंड व्हेन यू रिमूविंग द फोर्स आप जिस समय रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद में जो बॉडी डिफॉर्म हुई है, वो बॉडी अगर ओरिजिनल शेप में आती है, तो अगेन ड्यू टू इसके खुद के फोर्स की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, तो अगेन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन। समझ में आया? क्लियर। बट रिजिड बॉडी में ऐसा कंसेप्ट होगा क्या? रिजिड बॉडी में ऐसा कंसेप्ट होगा क्या? तुम फोर्स लगाने के बाद में बॉडी का डायमेंशन बदल रहा है क्या? डायमेंशन बदल रहा है क्या? नहीं। तो यहां डिफॉर्मेशन आएगा क्या? नहीं। समझ में आया? तो हम लोग जब भी अगर कोई बॉडी के बारे में बात करें, तो यहां दो प्रकार की बॉडी पढ़ी जाएगी, एक रिजिड बॉडी, दूसरा फ्लेक्सिबल बॉडी। एक रिजिड बॉडी और दूसरा, सो व्हाट इज रिजिड बॉडी? द बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स साइज शेप आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। डायमेंशन के टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बोला जाएगा उसको? इज कॉल्ड एज, सिमिलरली फ्लेक्सिबल बॉडी बोला जाएगा, है ना। तो बना सकते हो खुद आप डेफिनेशन उसका, ठीक है। तो दो प्रकार की बॉडी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर, रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर लेने के लिए मेरे पास में बॉडी होनी चाहिए, क्लियर। कोई भी बॉडी का पोजीशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉडी अब कौन सी होगी, क्या होगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग कोई भी बॉडी ले ले, ठीक है। एक बॉडी ले लो कोई भी। अब बॉडी अगर देखो, अगर बॉडी का अगर साइज बहुत छोटा लेना है, अच्छे समझना मैं बोल क्या रहा हूं, अगर कोई भी बॉडी का अगर साइज अगर बिगर साइज है, और वो बिगर साइज को अगर एक छोटे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट में अगर आपको उसको कंसीडर करना है, तो वो जो बॉडी होगी, उस बॉडी को हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट मास। क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? द मीनिंग ऑफ पॉइंट मास इज अ स्मॉल बॉडी, बहुत छोटी बॉडी होगी। पॉइंट मास का मतलब क्या होगा? बहुत छोटी बॉडी, क्लियर। एंड दैट इज एक्ट एज अ पॉइंट मास। कैसे ऐड करेगा वो? समझ में आ गया? अगर मान के चलो मेरे को बहुत बॉडी लेनी है, तो बहुत बड़ी बॉडी लेने से पहले मेरे को सबसे पहले उसका एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। मुंह नहीं फाड़ते क्लास में, हाँ।
तो फिर उसके बाद में जो चीज होगी कि जो बड़ी बॉडी होगी पहले पूरी बड़ी बॉडी नहीं ली जाएगी, उसका एक छोटा सा पॉइंट लिया जाएगा, और जो पॉइंट लिया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट मास। क्या कहेंगे उसको? पॉइंट मास। क्या कहेंगे उसको? पॉइंट मास। तो मैं पहले कंसिडर कर लेता हूं ये पॉइंट मास है, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया ए। क्लियर? सो ए इज माय फर्स्ट पॉइंट मास। ए क्या है मेरा? अब मैं दूसरा ले लूं यहाँ पे बी, सो वेयर बी इज माय सेकंड पॉइंट मास। क्लियर? अब देख मेरे को पोजीशन वेक्टर लेना है। क्या लेना है मेरे को? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन, ये नाम ही तो मेरे को सब चीजें बता रहा है कि भैया पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता होगा। क्लियर? या बॉडी का पोजीशन बता रहा है, जो ऐसा वेक्टर जो कोई भी बॉडी का, अभी बॉडी दो प्रकार की पढ़ी हम लोग ने, ठीक है ना, एक रिजिड बॉडी और एक फ्लेक्सिबल बॉडी। दो प्रकार की बॉडी हम लोग ने पढ़ी है। दो प्रकार की बॉडी में से कोई भी बॉडी हो, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर जो बॉडी होगी वो बॉडी का क्या बताया जाएगा? पोजीशन। क्या बताया जाएगा? अब कुछ भी चीज बताने से पहले क्या सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी हो जाता है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे नहीं तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का ना पोजीशन बता पाएंगे ना कोई उसका कंपैरिजन बता पाएंगे। क्लियर? अगर मैंने बोला कि भैया मेरे को सावनेर का डिस्टेंस बताओ, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन होगा सर कहां से पूछ रहे हो, क्योंकि सावनेर का डिस्टेंस नागपुर से भी लिया जा सकता है, अबे कामठी से भी लिया जा सकता है, जबलपुर से भी लिया जा सकता है, क्या कहीं से भी लिया जा सकता है। अगर मैंने बोला कि मेरे को यहां से बताओ, तो वो जो यहां से होगा वो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट। क्या होगा? तो अब मेरे को इसकी पोजीशन बतानी है, तो मेरे को कोई दोनों की पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट तो लेना पड़ेगा, और रेफरेंस पॉइंट जिस समय लेना पड़ता है वहां हम लोग वर्ड यूज करता है दैट इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड द मीनिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यू शुड हैव अ एक्स एंड वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस आपके पास में होनी चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस अगर है तो आप उसका पोजीशन बता सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस होती है तो हम लोग उसका ओरिजिन भी लेंगे। सो दैट इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। क्या इतना क्लियर हो गया? अभी इतना क्लियर हुआ है क्या? मैंने दो पॉइंट मास लिए हुए, एक ए और दूसरा बी। दिस इज ए इज माय फर्स्ट पॉइंट मास, ए इज अ वेयर बी इज अ सेकंड पॉइंट मास। अच्छा यहाँ क्या ओरिजिन होता है? अरे यहाँ का होता है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस ले लूँ, ठीक है, ओरिजिन से, क्लियर, तो ये ओरिजिन से ए से लेके ओ का डिस्टेंस कुछ तो होगा, अरे कुछ तो होगा ना। डिस्टेंस है इसलिए मैं आर से डिनोट कर दूं, डिस्टेंस है किसलिए क्या है? आर। कौन से पॉइंट का मास का है? ए, सफिक्स में लगा दो ए, और क्या लेना उसका? वेक्टर। ये हो गया, समझा? वेयर आर ए वेक्टर इज अ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट मास ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझा? अभी समझा गया? व्हाट इज आर ए वेक्टर? डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस है ये? फर्स्ट पॉइंट मास का। और पॉइंट मास कौन सा है? ए। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट मास ए विथ रिस्पेक्ट टू, वैसे लिया है ना, ठीक है। चलो अब सिमिलर तौर पे बी के लिए लेंगे, है ना। तो बी के लिए लिया जाएगा तो क्या होगा? ये दिस इज आर बी वेक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर बी वेक्टर? डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं समझा? व्हाट इज आर बी वेक्टर? डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू, क्लियर हुआ? ठीक है। एंड व्हाट इज आर ए वेक्टर? फर्स्ट पॉइंट मास विथ रिस्पेक्ट टू, इतना समझा सभी को? ठीक है। अच्छा अब ये दो पॉइंट मास मैंने लिए, इनके बीच में तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस है, अरे है क्या? ठीक है, तो मान लो यहां से ऐसे कुछ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसलिए आर, ए और बी का बीच का है तो इसलिए सभी से भी लगा देंगे। बीच का डिस्टेंस मेरे को वेक्टर टर्म्स में लेना है इसलिए हो गया वेक्टर। सो वेयर आर ए बी वेक्टर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट मासेस ए एंड बी। समझा? समझा क्या? व्हाट इज आर ए बी वेक्टर? व्हाट इज आर ए बी वेक्टर? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट मासेस, डिस्टेंस बिटवीन द, क्लियर हो गया यहां तक? ए एंड बी, दो पॉइंट मास कौन सा है? ए एंड बी, ठीक है। चल देख अब मैं इसका अगर फॉर्मूला बना लूं, देख अच्छे से फॉर्मूला क्या बनेगा। आर